शुभोदय बच्चों। लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि ऊर्जाएं पवन ऊर्जा और उसके साथ साथ जल विद्युत ऊर्जा। आज हम ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा और उसके साथ साथ जैव ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले एक विशेष सूचना, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो ध्यान से देखिए और वीडियो देखने के साथ साथ आप रीडर आपके पास रखना है और उसमें आपके रीडर में दिए गए शब्दों के अर्थ के अलावा कुछ अर्थ बताए जा रहे हैं, चाहे वह अंग्रेजी में क्यों ना हो या हिंदी में क्यों ना हो, तो आप पेंसिल से रीडर में उन शब्दों के अर्थ वहां पर लिखना होगा। अब आगे देखिए, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, वो सबसे पहले प्रश्न उठता है। ज्वार भाटा, आप जानते हैं कि समुद्र में जो लहरें, पानी की लहरें ऊपर उठकर नीचे गिरती हैं, फिर ऊपर उठकर नीचे गिरती हैं, इस प्रकार से पानी के लहरों के ये उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो देखिए, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से, टरबाइन इससे पहले के वीडियो में आप सुन चुके हैं, से विद्युत में बदल दिया जाता है। तेजी से आने वाले इन लहरों के, पानी के लहरों में जो शक्ति होती है, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को फिर से विद्युत में बदला जा सकता है। किसके द्वारा? टरबाइनों की मदद के द्वारा। इसमें पानी ऊपर चढ़ने और उतरने, दोनों स्थितियों में, ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने, इन दोनों की स्थिति में क्या होता है? विद्युत शक्ति पैदा होती है। इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं। ये क्या है? पानी में लहरें हैं, इसीलिए इन लहरों को ज्वार भाटा कहते हैं। इसीलिए यह ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, और या नहीं तो लहर ऊर्जा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लहर ऊर्जा, लहर ऊर्जा भी कहा जाता है। हालांकि इसका अभी बहुत कम उपयोग प्रारंभ हो पाया है, किंतु निकट भविष्य के लिए इसमें अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता निहित है। भविष्य में इस ज्वार भाटा शक्ति द्वारा हम विद्युत को उत्पादन कर सकते हैं, और क्योंकि अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता एबिलिटी इन लहरों में है, इसीलिए यह भी हमें विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह हुआ ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा। और जैव ऊर्जा, लास्ट जो ऊर्जा है जैव ऊर्जा। उससे पहले जैव किसे कहते हैं वो देखिए। जैव अजैव दो शब्द है। इन दो शब्दों में कौन से हैं? एक जैव और दूसरा अजैव। जैव का अर्थ है बायोटिक। आप साइंस में पढ़ चुके हैं बायोटिक, अबायोटिक। तो यहाँ पर जैव का अर्थ है बायोटिक और अजैव का अर्थ है अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब जैव किसे कहते हैं हिंदी में देखिए। प्राणियों से संबंधित होता है यह जैव ऊर्जा, जैव जीव। यह जैव ऊर्जा किससे संबंधित है? मानव से। यह ऊर्जा मानव निर्मित ऊर्जा है, भगवान से प्राप्त ऊर्जा नहीं है। धरती पर मौजूद उपस्थित संपूर्ण वनस्पति, वनस्पति का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे। संपूर्ण वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। साइंस में आप पढ़ चुके हैं बायोमास किसे कहते हैं। धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति, पेड़ पौधे और उसके साथ साथ जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा की जैव ऊर्जा है। इनसे प्राप्त ऊर्जा है
जैव ऊर्जा है। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। स्रोत साधन पढ़ चुके हैं पहले आप। ऊर्जा का साधन है, क्या है वो? बायोमास। प्राचीन काल से भी यह उपयोग में आ रहा है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूरज के प्रकाश को ग्रहण करके प्रोसेस द्वारा, कौन सा प्रोसेस आप जानते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बना लेते हैं, कौन? पेड़ पौधे। इससे क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के रूप में उनमें इकट्ठा होता है। भोजन वहां पर जो बनता है वह किस रूप में? रासायनिक, केमिकल एनर्जी के रूप में उनमें इकट्ठा होता है पेड़ पौधों में। इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से, विभिन्न अलग अलग विधियां, पद्धति, अलग अलग पद्धतियों द्वारा जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है। इन सभी को जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। किन किन प्रकारों से जैव ऊर्जा उत्पन्न की जाती है यह आप देखिए। अधिकतर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये हम नहीं जानते कि वो जैव ऊर्जा है। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले यह 3 प्रकार से इन ऊर्जा को हम बना सकते हैं। एक ठोस रूप में, दूसरा द्रव रूप में और तीसरा गैस रूप में। ठोस रूप में सॉलिड, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस गैस। इन 3 रूपों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें बायोमास और लकड़ियों को जलाकर जो उपयोग में आते हैं, उपलों को, लकड़ियों को जलाकर और ईंधन के रूप में ये गैस, और उसके साथ साथ ये है, इसे उपले कहा जाता है। जानवरों के वेस्ट से अर्थात गोबर से उपले बनाए जाते, रोटी के जैसा गोल गोल बनाया जाता है, उसको उपले कहते हैं। इनको जलाकर भी हम इस शक्ति का उत्पन्न कर सकते हैं। ये सभी ईंधन है, फ्यूल से। अब ठोस रूप में किस प्रकार से बनाया जाता है देखिए। खाना पकाने के लिए लकड़ी, पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट। कृषि का मतलब खेतीबाड़ी करना। कृषि अपशिष्ट का मतलब है बचा हुआ या कूड़ा करकट, कचरा। तो इसीलिए तो कचरा यहाँ वहां फेंकना नहीं चाहिए, एक स्थान पर फेंकना चाहिए ताकि वह भी हम उपयोग में ले सकते हैं। या तो खेतों को डालने के लिए शक्ति के उपयोग में, या नहीं तो यह बायोमास बनाने के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अपशिष्ट, बचा हुआ कचरा, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं। क्या? ठोस रूपों में जैव ऊर्जा को उत्पन्न हम कर सकते हैं। दूसरा द्रव रूप में, पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्कर से बने एथेनॉल तथा वनस्पति तेलों से, उनसे बने हुए तेलों से, उससे निकाला, पेड़ पौधों से निकाले गए तेल से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन, चेंजेस करके साथ वाहनों के पेट्रोल के विकल्प के रूप में, आप पढ़ चुके हैं, पेट्रोल जैसा हम खर्च करते जाते हैं वैसा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए उसके बचाव के लिए हम कुछ विकल्पों को भी देखना है। इसीलिए उस विकल्प में हम द्रव रूप में बनाए गए जैव ऊर्जा को यहाँ पर पेट्रोल के विकल्प के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा गैस मतलब गैस, पशुओं के व्यर्थ पदार्थ तथा कचरा और उसके साथ साथ पशुओं के व्यर्थ पदार्थ वेस्ट, गोबर, तो उससे बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है। रसोई में उपयोग के साथ साथ इससे डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं।
गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद, रूपांतरित होना, परिवर्तित होना, बचे हुए अपशिष्ट को, बचे हुए जो भी कचरा है उससे इस्तेमाल खाद के रूप में भी किया जाता है। बचे हुए उस कचरे को हम पेड़ पौधों को डालकर उनकी शक्ति देकर अच्छा उगाऊ के लिए काम ले सकते हैं। यह निश्चित है कि आने वाले कुछ हजार वर्षों में हमारा परंपरागत ऊर्जा, क्योंकि ये आप जान चुके हैं कि जैव ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा प्राचीन काल से ही हमें ज्ञात रहा हुआ ऊर्जा है ये, तो परंपरागत ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा। इस तथ्य सच है, फैक्ट है ये, देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है। किस प्रकार से उसका उपयोग हमें करना है, यह सोचकर उसका उपयोग सही समय पर सही तरीके से करना, आवश्यकता होने पर ही उसका उपयोग करना, यह ज्ञानी के लक्षण होते हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए इसका उपयोग सही ढंग से क्यों करना है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस अधिकतर उत्पन्न न हो और पर्यावरण स्वच्छ हो, इसके लिए एक बड़ी चुनौती है। यह कार्य करना एक महान यज्ञ है जिसके लिए सभी देश प्रयासरत है। जो यह आधुनिकीकरण और मॉडर्न सोच के कारण जो गैसें उत्पन्न होकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका बचाव करना और अलग विकल्पों को ढूंढकर पर्यावरण को स्वच्छ करने का कार्य हमें ही करना है। उस कार्य में हम सबको भाग लेना अवश्य है। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का 21st सेंचुरी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है। अक्षय ऊर्जा के ऊपर ही निर्धारित होना है जीवन आगे किस प्रकार से जीना है, और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है। यदि हम इसका उपयोग सही ढंग से करेंगे और सरकार के साथ साथ हम भी इसमें भाग लेंगे इस महायज्ञ में, तो हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, सुखमय जीवन जी सकते हैं। इसीलिए इस अक्षय ऊर्जा को सुरक्षित रखने का प्रयास हम करेंगे, यह प्रतिज्ञा हमें करना चाहिए। तो यहाँ तक पाठ समाप्त हुआ और फर्स्ट पैरा में आप पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा और पर्यावरण दोनों के बीच में संबंध क्या है। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक ऊर्जा और दूसरा मानव निर्मित ऊर्जा। प्राकृतिक ऊर्जा में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और ज्वार भाटा, ये सभी भगवान से प्राप्त ऊर्जाएं हैं जो व्याप्त रूप में हमें मुफ्त में मिल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर मानव निर्मित ऊर्जा है वह बायोमास, यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी और उसके साथ साथ विद्युत एनर्जी, ये सब मानव निर्मित है। पर्यावरण में ये सभी आते हैं, ये ऊर्जाएं, ये दोनों भी ऊर्जाएं, उसके साथ साथ पशु पक्षी और अन्य सभी प्राणी, मनुष्य, इसके साथ साथ धरती, पेड़ पौधे, ये सभी पर्यावरण में आते हैं। लेकिन ऊर्जा के रूप में जो ये हमें प्राप्त होते हैं, तो यह मनुष्य क्या कर रहा है, इसके उपयोग से अधिक उपयोग करने के द्वारा अलग अलग अन्य प्रकारों के गैस उत्पन्न होने के लिए, ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होने का कारण बन रहे हैं। इसीलिए हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि उसका उपयोग सही ढंग से हमें करना है और जिससे इस पर्यावरण को धक्का न पहुंचे। पर्यावरण में रहने वाले इन सभी धरती को, पशु पक्षियों को, मनुष्य को जीवन सुखमय जीने का अवकाश मिले और इसीलिए इन जैव ऊर्जा का इन ऊर्जाओं का प्रयोग हमें सही ढंग से करना है जिससे सुरक्षित धरती रह सके और हम भी। यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इन ऊर्जाओं का प्रयोग हमें ढंग से करना है। ये इन दोनों के बीच में संबंध है, ये दोनों भी इस पर्यावरण के अंग है।
इसीलिए ऊर्जा को हम निर्लक्ष्य नहीं कर सकते, उसके साथ साथ हम भी अपने आप के जीवन को निर्लक्ष्य नहीं कर सकते। इस पर हमें ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।